Good morning, students. Welcome back to the online classes of social science. You know this thing very well that we have started the chapter The Rise of Small Kingdoms in North India. And what we have discussed about this chapter? We have discussed the Rashtrakutas, the Palas, the Pratiharas and the tripartite struggle. ठीक है बच्चे. अब इसके बाद the topic that we have started today is the Rajputs one. So around 9th century CE, the whole of North India had become a patchwork of small kingdoms as the power of the Rashtrakutas, the Palas and the Pratiharas ended almost साइमल्टेनियसली. अब बेटा किस टाइम की बात हो रही है? हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि 3 आपके एम्पायर्स थे, पालास का, प्रतिहारास एंड द राष्ट्रकूतास वन. ठीक है बेटा. कॉन्टिन्यूटी में इनमें बैटल्स चलती रही, आपस में नहीं, दूसरों के साथ, आपस में बैटल्स नहीं. और इनका मेन रीज़न क्या था, किस तरीके से था कि ये मोस्टली क्या रहे थे, तीनों के तीनों एम्पायर्स, द ऑल 3 एम्पायर्स वर एंगेज्ड इन अ स्ट्रगल टू पोसेस कन्नौज. ठीक है ना. और मोस्टली दे वर एंगेज्ड इन द वॉर्स वन. दैट्स वाई अब क्या रीज़न हो गया था कि जो इतने बड़े बड़े एम्पायर्स थे वो क्या होने लग गए थे, वो पैच वर्क में छोटे छोटे स्मॉल किंगडम्स में क्या होने लग गए थे बच्चा, डिवाइड होने लग गए थे. मतलब एक बड़े बड़े किंगडम्स क्या होने लग गए, छोटे छोटे. पैच वर्क का मतलब क्या, तुम कहते हैं ना कभी भी हम किसी उस पर कपड़े पर छोटे छोटे पैचेस लगा देते हैं, तो क्या होता है, एक बड़ी चीज़ पर छोटे छोटे चीज़ें, मतलब एक बड़े किंगडम्स जब छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड होने लग जाते हैं वो क्या बन जाता है, का पैच वर्क ऑफ अ स्मॉल किंगडम. और किन किंगडम्स की बात हो रही है बेटा इसमें आपके जो राष्ट्रकूतास थे, जो आपके पालास थे और प्रतिहारास थे. मतलब अब राजपूत से क्या शुरुआत हुई थी बेटा, यहाँ से क्या स्टार्टिंग हुई थी, आपके तीनों किंगडम्स के, तीनों एम्पायर्स के एंडिंग की. ठीक है बच्चे. ड्यूरिंग द 10th century CE 3 important developments took place in medieval India. अब बेटा 10th century के टाइम पर कॉमन इरा में 3 important developments ने took place किया था. मतलब वो 3 आपकी डेवलपमेंट्स क्या आई थी, सामने आई थी. और किस टाइम पीरियड में आई थी, मिडीवियल इंडिया में, मतलब एक मिडल टाइम में. ठीक है ना. मिडल टाइम पीरियड में हमने मिडीवियल वर्ड अभी अपने लास्ट चैप्टर में किया भी है. फर्स्ट डेवलपमेंट क्या थी बच्चे, नॉर्थ इंडिया केम इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया. अब सबसे पहली डेवलपमेंट क्या थी, ठीक है ना, सबसे पहली ग्रोथ क्या थी. डेवलपमेंट क्या होती है, डेवलपमेंट होती है ग्रोथ, तरक्की किसी भी चीज़ की. कहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हो, बढ़ रहे हो. तो फर्स्ट डेवलपमेंट क्या थी बच्चे, इंडिया केम इन क्लोज कॉन्टैक्ट. इंडिया यहाँ पर एक अच्छे अपने टर्म कंडीशंस बना रहा था, बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स बना रहा था. किसके साथ, वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया के साथ. सेकेंड क्या था बच्चा, सेकेंडली मोस्ट ऑफ द किंगडम्स केम अंडर द रूल ऑफ राजपूत्स. अब बहुत सारे हमारे किंगडम्स ऐसे थे बेटा जो छोटे छोटे किंगडम्स बन गए थे, वो किसके अंडर आ गए थे, केम अंडर द रूल. अब उन पर जो रूल कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, हमारे राजपूत, जिस पर ये टॉपिक है, द राजपूत्स, who were constantly at war with one another. जो हमेशा वॉर में अंगेज रहते थे एक दूसरे के साथ, ऑलवेज कॉन्स्टेंटली एट वॉर. राजपूत का ऑटोमेटिकली बेटा ये चीज़ ना हमारे दिमाग में वैसे ही आ जाती है कि अगर राजपूत का नाम आता है ना तो एक वर्ड ज़रूर आ जाता है, वॉर. ठीक है ना. दे वर मोस्टली एंगेज्ड इन द वॉर्स वन विद वन अनदर. फाइनली द कॉन्टिन्यूस वॉर्स क्रिएटेड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. और बेटा जब आपस में लड़ाई होंगी तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो होगी. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या होती है कि मतलब पॉलिटिकली हम स्ट्रांग ही नहीं है, अनस्टेबल बने हुए हैं, कोई हमारे पास स्थिरता ही नहीं है, स्टेबल ही नहीं है कि एक चीज़ है वो अच्छे तरीके से हो जाए, नहीं, इनस्टेबल. स्टेबल क्या होता है, एक तरीके से रुकी हुई, अच्छे तरीके से जब हम किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं. और जब हम पॉलिटिकली इंस्टेबल हो जाते हैं इसका मतलब जो भी रूल है बेटा वो स्टेबल नहीं है, उसमें मतलब कोई भी एक तरीके से स्टेबिलिटी नहीं है, वो एक जगह पे अच्छे तरीके से रूल आउट नहीं कर पा रहे. जस्ट बिकॉज ऑफ दीज वॉर्स, कि राजपूत क्या थे, एंगेज रहते थे वॉर्स में, क्या आ गया था उनके किंगडम्स के अंदर, पॉलिटिकली वो क्या होने लग गए थे, वीक होने लग गए थे, पॉलिटिकली इनस्टेबल हो गई थी हर चीज़.
which was the major cause of the beginning of the Turkish invasions in North India. जब बेटा वो इतने ज़्यादा वीक हो गया उनका पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, जब उनकी गवर्नमेंट, जब उनकी रूलिंग जो वो थे किंग्स थे वो वीक होने लग गए थे, तो डेफिनेटली बेटा क्या था, ये सबसे बड़ा मेजर कॉज था कि राजपूत क्या हो रहे थे, ख़त्म हो रहे थे। और स्टार्टिंग किसकी हो रही थी, बिगनिंग किसकी हो रही थी, टर्किश की। ठीक है ना, टर्किश इन्वेजन। अब क्या, जब आप वीक हो जाओगे तो बेटा कोई भी आकर आपके ऊपर अपना बैटल कर कर आप लोगों को जीत ले, ठीक है ना। तो वही सेम चीज़ होती थी, यही हुआ राजपूत के साथ। वो आपस में इतने एंगेज हो गए, पॉलिटिकली इतनी इंस्टेबिलिटी आ गई, तो जो टर्किश थे उन्होंने क्या किया, आकर यहाँ पर वॉर शुरू की और क्या कर लिया एक तरीके से। अब उनकी यहाँ से क्या हो गई, बिगनिंग हो गई, शुरुआत हो गई नॉर्थ इंडिया में। The Rajputs played an important role in medieval India. बेटा जो हमारे राजपूत थे ना, इनका बहुत ही वेरी सिग्निफिकेंट रोल दे वर प्लेड इन मिडीवल इंडिया, मतलब एक मिडल हिस्ट्री में इनका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल था, बड़े ही सिग्निफिकेंट रोल था, ये बड़े ही स्ट्रॉन्ग माने जाते थे, जिसको बोलते हैं। दे वर फेमस फॉर देयर ब्रेवरी। ये किस चीज़ के लिए फेमस होते थे, अपनी ब्रेवरी के लिए, मतलब कहीं पर भी इनको खड़ा कर दो, दे वर लुक लाइक एज अ सोल्जर्स वन। कभी भी नहीं डरते थे, कभी भी पीछे नहीं हटते थे, कभी भी कोई वॉर होती थी सामने से आके क्या करते थे, अप फ्रंट करते थे हर चीज़ को। देयर इज नो क्लैरिटी अबाउट द ऑरिजिन ऑफ द राजपूत। बेटे राजपूत का ऑरिजिन कहाँ से हुआ, इसके बारे में हिस्ट्री में कोई भी ऐसी क्लैरिटी हमें नहीं मिली कि कहाँ से राजपूत का एक इस कम्युनिटी का ऑरिजिन हुआ था। द वर्ड राजपूत मीन्स अ सन ऑफ राजा। जो ये वर्ड है बेटा राजपूत, राज मतलब राजा, पूत मतलब सन, इट मीन्स द सन ऑफ राजा, ये मीनिंग होता है राजपूत का, ठीक है। बट ऑल द राजपूत डू नॉट बिलोंग टू द रॉयल फैमिलीज। बट बेटा जितने भी राजपूत होते थे, इट डजंट मीन दैट कि अगर वो राजपूत हैं तो वो एक रॉयल फैमिली से या किंग की फैमिली से बिलोंग करेंगे, वो नॉर्मल फैमिली से भी बिलोंग कर सकते थे। Many Rajput families trace their origin to sun or moon. बहुत सारी राजपूत फैमिलीज थी बेटा जो हमेशा से इस चीज़ को इन्वेंट करना चाहती थी कि क्या वो कोई सन या मून की फैमिली से तो नहीं है, कि उनकी इस तरीके से तो कहीं से उनका ऑरिजिन नहीं हुआ है। एंड दस, और इसी रीज़न से, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन ऑल्सो आर नोन एज सूर्यवंशी एंड चंद्रवंशी। अब अगर वो सन से बिलोंग करते तो वो अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे, एंड इफ दे बिलोंग टू द मून तो डेफिनेटली बेटा वो राजपूत अपने आप को चंद्रवंशी एक ऑरिजिन से मानते थे। सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट द राजपूत्स आर द डिसेंडेंट्स ऑफ द फॉरेन ट्राइब्स हु हैड सेटल्ड इन इंडिया। कुछ हिस्टोरियंस क्या होते हैं बेटा, जो हमारी हिस्ट्रीज के बारे में हमें बताते हैं कि क्या क्या हमारे पास्ट में हुआ है, क्या क्या इंडिया में होता था। तो वो क्या करते थे, कुछ उनके पास उनको प्रूफ्स मिलते थे, टेस्टिमनीज मिलती थी, और वो फिर उनसे क्या करते थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखते थे या बुक्स में लिखते थे। एट दैट ड्यू टू दैट इंफॉर्मेशन हमें पता चलता था कि हमारे पास्ट में क्या क्या हुआ। तो उन्हीं हिस्टोरियंस ने वो बिलीव करते थे कि जो राजपूत्स हैं वो क्या थे, एक तरीके से डिसेंडेंट्स थे किसके, कि कुछ यहाँ पे फॉरेन ट्राइब्स आई थी जो इंडिया में सेटल डाउन करती थी एट दैट टाइम इन द पास्ट, और ये जो राजपूत्स हैं वहीं से इन लोगों का क्या हुआ था बेटा, ऑरिजिन स्टार्ट हुआ था फ्रॉम द फॉरेन ट्राइब्स। It is also believed that the major 4 clans of Rajputs were born from the fire altars. ये भी माना जाता था बच्चे कि 4 मेन क्लान्स थे, मतलब 4 मेन ट्राइब्स थी जो राजपूत की, जो ये जाने जाते थे, ये एक माना जाता था, बिलीव किया जाता था इस चीज़ के ऊपर कि दे वर बॉर्न, कि उनकी जो ऑरिजिन हुआ, उनका जो बर्थ हुआ वो फायर मतलब एक अग्नि के थ्रू हुआ था, फायर ऑल्टर्स। Hence they are also known as अग्निकुलास। That's why उनको क्या बोला जाता था, जो 4 क्लान्स थे उनको बोला जाता था अग्निकुलास। They are, और वो कौन कौन थे बच्चा, पारामारस जिसको हम मालवास बोलते हैं, प्रतिहारा जो आपके राजस्थान और गुजरात के थे, चौहान जो आपके अजमेर के थे, एंड चोलक्या जो बिलोंग करते थे आपके गुजरात से। मतलब 4 clans of the Rajput. First is पारामारस, मालवा प्लेट्यू आपने सुना होगा, प्रतिहारास राजस्थान एंड गुजरात,
Chauhans belong to the Ajmer and Cholukyas they were belong to the Gujarat one. There were about 36 clans of राजपूत. अभी तो हमने 4 clans की बात की, पर ऐसा माना जाता था कि जो राजपूत की जो कम्युनिटीज़ थी वो 36 clans में 36 ट्राइब्स में क्या हुई थी बच्चा, डिवाइड हुई थी. Chauhan dynasty enjoys a special place of prestige among all the Rajput clans. अब जो बेटा आपकी चौहान डायनेस्टी थी ना, चौहान डायनेस्टी जो आपकी अजमेर में सबसे ज़्यादा, अजमेर रीजन में थी जो सबसे ज़्यादा, वो सबसे ज़्यादा इस जिसको कहते हैं सबसे ज़्यादा प्रेस्टीज, जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी, जो सबसे ज़्यादा फेमस मानी जाती थी राजपूत की क्लान्स में, राजपूत की ट्राइब्स में, सबसे ज़्यादा जिसको कहते हैं एक फेमस, एक प्रसिद्ध हुई थी जो सबसे ज़्यादा. The Chauhan kings ruled over Gujarat and the parts of Rajasthan. अब जो चौहान जो किंग्स थे बेटा, उन्होंने किस किस पार्ट पे रूल किया था, आपके गुजरात के और कुछ पार्ट था आपका जो राजस्थान का भी, वहाँ पर क्या था इन्होंने रूल आउट किया था. पृथ्वीराज चौहान was the most powerful king among Chauhans. अब जो आपके पृथ्वीराज चौहान थे बेटा, वो सबसे पावरफुल किंग माने जाते थे इन चौहान्स में. जो भी आपकी कम्युनिटी थी, जो भी आपका राजपूत का क्लान्स था, जो चौहान डायनेस्टी थी, इसके जो सबसे पावरफुल किंग थे, सबसे पावरफुल जो आपके रूलर थे, वो थे आपके पृथ्वीराज चौहान. ही केम टू द थ्रोन इन 1177 CE. और इन्होंने कब कब आके इन्होंने सब कुछ संभाला था बेटा, कब इनको राजगद्दी मिली थी, इन 1177 CE में. ही मेड मैनी कॉन्क्वेस्ट, और इन्होंने बहुत सारी जिसे कहते हैं ना लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत सारे बैटल्स, बहुत सारे वॉर्स इन्होंने कॉन्कर किए. ठीक है. ही ऑल्सो चेक द एडवांसेस मेड बाय मोहम्मद गोरी ऑफ गौर by defeating him at the battlefield of Tarain near Bhatinda. और इन्होंने क्या किया सबसे ज़्यादा, इनकी मोहम्मद गोरी को भी इन्होंने, एक जो बहुत ज़्यादा जाने माने एक और रूलर थे अफ़गानिस्तान के, मोहम्मद गोरी बाय डिफीट, उसको भी बहुत बुरे तरीके से हराया था एट द बैटलफील्ड. और ये बैटल कहाँ हुई थी इन दोनों के बीच में, ऑफ तरेन नियर भटिंडा. मतलब जो सबसे एक बहुत जिसे कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग रूलर माने जाते थे अफ़गानिस्तान के, मोहम्मद गौरी, उसके बीच में भी इनकी डिफीट हुई थी आपस में. ठीक है. और वहाँ पर जो विक्ट्री मिली थी वो मिली थी हमारे पृथ्वीराज चौहान को. इवन टुडे, आज के टाइम पर भी पृथ्वीराज चौहान रिमेन्स अ हीरो ऑफ मैनी फॉक टेल्स ऑफ इंडिया. अब भी बेटा अगर आप प्रेजेंटली अभी के टाइम में भी अगर इफ़ यू आर हर्ड अबाउट द थिंग कि पृथ्वीराज चौहान हमारे बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना एक हीरो के, एक जो पर्सनालिटी है थी उनकी ना, एक जिसे कहते हैं ना एक ब्रेवरी वाली, तो रिमेन्स अ हीरो. वो आज के टाइम पर भी हमारी बहुत सारी कहानियों में ना, जो पुरानी पुरानी कहानियाँ होती हैं उसमें आज भी वो एक हीरो के टाइप में क्या किए जाते हैं, प्रेजेंट किए जाते हैं. चांद बरदई कंपोज्ड एन एपिक. अब जो नेम था चांद बरदई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी थी बच्चा, उसमें क्या बताया जाता था, विच नरेट्स हिज ब्रेवरी एंड हीरोइज्म. उसमें सारी की सारी बातें किसकी, पृथ्वीराज चौहान की ब्रेवरी की और उनके हीरोइक पर्सनालिटी को दिखाती थी कि वो किस तरीके से ब्रेवली स्ट्रांगली रूल आउट किया करते थे, किस तरीके से वो कितनी वॉर्स में एक बड़े ब्रेव बनकर, बड़े जिसे कहते हैं ना हीरोइक जो सोल्जर बनकर प्रेजेंट होते थे. और ये किसने लिखी थी, चांद बरदई ने इन पृथ्वीराज रासो. The struggle for supremacy and constant infighting creating disunity and enmity among the Rajputs. अब बेटा द स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी, एक दूसरे से ऊपर दिखाना है. राजपूत्स में क्या था कि नहीं हम आपसे सुपीरियर हैं, हम आपसे सुपीरियर हैं. इस चीज़ को डोमिनेट, अपने आप को डोमिनेट दिखाने के लिए क्या करने लगे, उनमें भी क्या होने लगी, इन फाइटिंग, अपने आप में इंटरनली फाइटिंग शुरू कर दी. और जब इंटरनली फाइटिंग शुरू कर दी तो फिर क्या होने लग गया, डिसयूनिटी होने लग गई. किसके बीच में, अपनी कम्युनिटी के बीच में. और यही सबसे बड़ा रीज़न था कि हाँ जब भी आपकी इन फाइटिंग, जब भी आपकी इंटरनल फाइटिंग शुरू हो जाती है तो बेटा वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या हो जाती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है. दिस इज प्रैक्टिस द मुस्लिम इन्वेजन्स इन इंडिया.
जब राजपूत्स में इंटरनली फाइटिंग शुरू हो गई, इंटरनली वो अपने आप से लड़ने लग गए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, अब यहाँ पे मौका संभाला किसने? मुस्लिम्स ने। मुस्लिम ने सोचा कि अब तो ये आपस में लड़ रहे हैं, चलो हम अब क्या कर लेते हैं, इंडिया पे रूल आउट करना शुरू कर देते हैं। एंड दिस वाज द थिंग कि उनकी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स का फायदा किसने उठाया बच्चे? मुस्लिम्स ने। द राजपूत्स फेल्ड टू ज्वाइन हैंड्स विद ईच अदर टू डिफेंड इंडिया फ्रॉम अरब इन्वेजन्स। और राजपूत बेटा इस जगह पर बिल्कुल फेल हुए, उन्होंने आपस में यूनिटी नहीं शो की, आपस में ज्वाइन हैंड्स नहीं किए, आपस में अपने आप को इकट्ठा नहीं किया, और यही रीज़न रहा कि इंडिया पर अरब ने क्या कर लिया? अपना कब्जा जमा लिया। तो ये सबसे बड़ा रीज़न था। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक राजपूत। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।